बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन सी को कवर कर लिया था। मोहब्बत हुसैनाना के अंदर सेक्शन सी के अंदर ही पर्सनालिटी इंक्लूडेड है, लेकिन फ्रेंड्स के अंदर उन्होंने पर्सनालिटी का टॉपिक कुछ अलग ही बना दिया है। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स बिहेवियर साइंस से पर्सनैलिटी वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 1 या 4.5 नंबर का पूरा SCQ यहाँ से आएगा, पर्सनैलिटी वाले में से आएगा। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी पर्सनैलिटी वाले टॉपिक की। तो सबसे पहले आपने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन वगैरह पढ़नी है। यहाँ पे पर्सनैलिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन होता है जो कि इंडिविजुअल की डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक बन जाता था, उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अच्छी डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। जो पर्सनैलिटी है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है मास्क। पर्सनैलिटी को किस तरह से डिफाइन करती है? डीपली इनग्रेन्ड एंड रिलेटिवली इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, मोटिव्स, बिलीफ, एटीट्यूड्स और कॉग्निशंस जो कि इंडिविजुअल पोजेसिस करता है। तो इस पूरी डेफिनेशन को हम पर्सनैलिटी कहते होते हैं। हम जो पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारी थ्योरी पेश की गई, लाइक एक थ्योरी थी जिसको पेजर थ्योरी कहते हैं, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। पेजर थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक थ्योरी होती है जिसको साइकोसेक्सुअल, साइकोडायनेमिक या साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज की थी, और इसके बाद जो थर्ड थ्योरी है वो एरिक्सन ने प्रपोज की थी। हमने इन थ्योरी को डिस्कस करना है। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि पर्सनैलिटी के कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन। फिर हम इसके 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हमने स्टार्ट करना था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पर्सनालिटी होती है उसकी जो पहली थ्योरी है वो पेजर थ्योरी है। पेजर या जीन पेजर था, उसने ये कहा था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्पेसिफिक स्टेजेस में से पास करते हैं। उन्हीं स्टेजेस से पास करने के बाद इनकी स्पेसिफिक पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक हो गया। और इसने ये कहा था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने ही तौर पर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं वो अपनी ही नॉलेज को खुद ही स्टैब्लिश कर लेते हैं। दैट इज वाई जो बच्चे हैं उनको लिटिल साइंटिस्ट वगैरह कह सकते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 4 स्टेजेस होती है पेजर के अंदर। ठीक हो गया। जबकि जो फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड, F से फ्रॉइड और F से 5, तो फ्रॉइड के अंदर 5 स्टेजेस होगी, एरिक्सन के अंदर 8 होगी, E से एरिक्सन और E से 8 स्टेजेस है। तो स्टार्ट करते हैं पेजेट। इनके टाइम ड्यूरेशन को याद रखना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इनके टाइम ड्यूरेशन को भूल जाते हैं। 0 से लेकर 2 साल तक सेंसोरी मीटर होती है, 2 से लेकर 7 में प्री ऑपरेशनल, फिर 7 से लेकर 11 में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फिर 11 से ऑनवर्ड फॉर्मल ऑपरेशनल। जबकि साइकोडायनेमिक या साइकोएनालिटिकल या साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज की थी, उसमें 5 स्टेजेस होती है। अब देखो, पहले 0 से लेकर 2 था, वो सेंसोरी मोटर था, लेकिन यहाँ पे 0 से लेकर 18 मंथ्स है। यहाँ पे 3 वाला फार्मूला ज्यादा अप्लाई होता है। 0 से लेकर 18 यानी 18 3 से डिवाइड हो सकता है, फिर 18 से लेकर 3 ईयर है, फिर इसके बाद 4 से लेकर 5 साल है, फिर 6 ईयर से लेकर प्यूबर्टी तक लेटेंट होती है, फिर लास्ट में जेनिटल स्टेज आ जाती है। ओके। तो इनके आपने मिक्स नहीं करने, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो पेजेट की और सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरी के पॉइंट्स को या ड्यूरेशन को मिक्स कर देते हैं। दोबारा बता देता हूँ, 0 से लेकर 2 सेंसोरी मोटर होता है, 2 से लेकर 7 प्री ऑपरेशनल होता है, 7 से लेकर 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, और 11 से ऑनवर्ड फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। जबकि साइकोडायनेमिक थ्योरी जो कि साइकोसेक्सुअल या साइकोएनालिटिकल थ्योरी है, उसमें 0 से लेकर 18, फिर 18 से लेकर 3, फिर 4 से लेकर 5, फिर 5 नहीं बल्कि 6 से लेकर प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी से आगे जेनिटल होती है। जबकि एरिक्सन है, एरिक्सन की बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें है जो उसको याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, फिर स्कूल एज आती है, फिर एडोलेसेंस है, फिर यंग एडल्टहुड है, फिर लेट एडल्टहुड है, नहीं पहले मिड आता है, फिर लेट एडल्टहुड आता है। ठीक हो गया। और एक बात रट्टा मार लेना कि हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यंग एडल्टहुड है, 18 से लेकर 40 तक होता है, जबकि 40 से लेकर 65 तक मिड एडल्टहुड, यहाँ पे 85 लिखा हुआ है, और इसके बाद जो 65 से ऑनवर्ड उसको हम लेट एडल्टहुड कहते हैं। ओके। जबकि इन्फेंसी होती है, ये बर्थ से लेकर 1 ईयर तक यानी 1 साल तक एक्सटेंड करती है, 1 से लेकर 3 तक अर्ली चाइल्डहुड है, फिर इसके बाद लेट चाइल्डहुड आना है जो कि तकरीबन 3 से लेकर 6 तक जाता होता है, 6 से लेकर 12 स्कूल एज है, 12 से लेकर 18, यानी यहाँ पर 6 वाले मल्टीपल अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो 6 से लेकर 12, 12 से लेकर 18, 3 से लेकर 6, तो यहाँ पर 6 वाला मल्टीपल इंपॉर्टेंट है। और हर एरिक्सन की थ्योरी को उसने एक अलग नाम दे दिया एरिक्सन ने। लाइक उसने कहा कि जब इन्फेंट है तो यहाँ पे ट्रस्ट या मिस ट्रस्ट हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ऑटोनॉमी या शेम और सेल्फ डाउट वगैरह हो सकता है, लेट चाइल्डहुड के अंदर इंट्यूटिव है या इनिशिएटिव है, सॉरी इनिशिएटिव और वर्सेस गिल्ट है, स्कूल एज के अंदर इंडस्ट्री इन्फीरियरिटी हो सकती है, एडोलेसेंस के अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, और जो हम जिस स्टेज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो इंटीमेसी और आइसोलेशन होती है। मिड एडल्ट के अंदर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट में इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम पेजट की थ्योरी से। तो पेजट की पहली थ्योरी थी सेंसोरी मोटर। सेंसोरी मोटर 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 7
2 से लेकर 7 प्री ऑपरेशनल होती है, 7 से लेकर 11 कॉन्क्रीट और 11 से ऑनवर्ड फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो जो सेंसरी मोटर होती है इस स्टेज के मुताबिक क्या होता है कि जो चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो नॉन वर्बल होती है। पहला पॉइंट क्या होगा, नॉन वर्बल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। ओके, तो वो सीख रहा होता है कि वो किस के पर्पसफुल मूवमेंट को सीख रहा होता है, कोऑर्डिनेटेड पर्पसफुल मूवमेंट को। और इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो डेवलप हो जाती है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट होती है। और जो चाइल्ड होता है वो डिसअपियरिंग ऑब्जेक्ट को ढूंढने की बड़ी कोशिश करता होता है। तो 3-4 पॉइंट रटा मान लो, नॉन वर्बल है, मूवमेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है और डिसअपियरिंग ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। प्री ऑपरेशनल के अंदर इस स्टेज में होता है कि जो चाइल्ड होता है वो लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होती। तो जो चाइल्ड होता है वो कंफ्यूज होता है कि कौन से वर्ड्स को उसने बोलना चाहिए। तो पहला लैंग्वेज होगा लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड नहीं होती। जो चाइल्ड होता है ओके, सिम्बॉलिकली थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा इस स्टेज के अंदर जो चाइल्ड होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, सिर्फ अपनी बातें अपना सोचता है, दूसरों का नहीं सोचता। ठीक हो गया, यानी जो चाइल्ड होता है वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं सकता। 2 से लेकर 7 में, 7 से लेकर 11 के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशन होती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है, यानी वो ये कहता है कि अगर हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से ट्रांसफर करें तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस और नंबर इसका भी डेवलप हो जाता है। कैटेगरीज ऑफ प्रिंसिपल को यूज करना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अटीन हो जाती है। इस स्टेज के अंदर जो थिंकिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल आइडियाज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जो ओल्डर एडोलेसेंस होते हैं वो रीजनिंग वगैरह कर सकते होते हैं, यानी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगा, रीजनिंग होगी और यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिलोसफी को कॉन्सेप्चुलाइज वगैरह कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल था। इसके बाद चलते हैं सिगमंड फ्रॉड की। तो सिगमंड फ्रॉड की जो थ्योरी है, उसने कहा था कि 5 स्टेजेस होती है। उनको साइकोसेक्सुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि हर स्टेज के अंदर जो सेक्सुअल प्लेजर होती है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से डिराइव की जाती है, लाइक ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनिटल है। जो ओरल होती है 0 से लेकर 18 से लेकर 3 साल तक, फिर इसके बाद 4 से लेकर 5 ईयर है, 6 साल से प्यूबर्टी और फिर जेनिटल स्टेज होती है, प्यूबर्टी से आगे ऑनवर्ड एग्जिस्ट करती है। अब ओरल स्टेज के अंदर जो प्लेयर सीकिंग बिहेवियर होता है वो बेबी का माउथ होता है, यानी जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो कोई भी चीज़ होती है उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, बाइटिंग, सकिंग या प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इन द माउथ है। तो फ्रॉड ये कहता था कि अगर हमारे यहाँ पर इस स्टेज के अंदर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, डिले कर देते हैं, तो उस बंदे की या उस बच्चे की पर्सनैलिटी यहाँ पर रुक जाएगी। यानी अगर फिक्स हो जाएगी पर्सनैलिटी इस स्टेज के ऊपर, तो जब वो अडल्ट बनेगा तो अडल्ट वो पेंसिल को चबाएगा, सिगार, स्मोकिंग सिगार है या ओवर ईटिंग है या कुछ लोगों पर कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, होपफुलनेस होगी या गुलेबिलिटी होगी, यानी हर किसी पर अच्छे तरीके से बिलीव कर लेगा। इनर स्टेज की तरफ आते हैं 18 से लेकर 3 महीने में। इस एज में जो चाइल्ड होता है वो मस्कुलर कंट्रोल को एक्वायर करता है ओवर द इनर रीजन। सिगमंड फ्रॉड के मुताबिक जो एरोजीनस जोन होता है इस बार इनस की तरफ शिफ्ट हो गया है और जो चाइल्ड होता है वो फीसिस के एक्सपल्शन या रिटेंशन को से प्लेयर हासिल करता होता है। अब जो की होती है स्टेज के अंदर वह टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग होती है तो जो चाइल्ड है वो रेबल वगैरह हो सकता है और फिक्सेशन वगैरह हो सकती है। ऐसे इंडिविजुअल जो कि स्टेज में फिक्सेटेड हो जाती है तो वो ज़्यादा रिजिड हो जाती है, ऑब्सेशनल होते हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक करना, परफेक्शनिस्ट होती है, ऑर्डरली होती है। ओके, जब वो अडल्ट बनते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर ये बहुत आसानी से डिस्ट्रेस हो जाएगी, एंशियस हो जाएगी जब इनके ऑर्डर या टाइम टेबल को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को इनल रिटेंटिव कहते हैं। इसकी बात है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज के अंदर जो एरोजीनस जोन होता है या सेक्सुअल प्लेयर जोन, ये शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, जेनिटल की तरफ। और यहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो फोर्डलिंग ऑफ जेनिटेलिया से प्लेयर को हासिल करता है। जो फैलिक स्टेज होती है, फैलिक स्टेज के अंदर यानी बॉयज़ में ये लिखा हुआ है एडिपल कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है और ये ऑडिपल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ऑपोजिट जेंडर के साथ, लाइक जो बॉयज़ होते हैं वो मदर से अटैच हो जाते हैं, जो गर्ल्स होती है फादर से अटैच हो जाती है, तो उसको इलेक्ट्रा और ओबिडिया कॉम्प्लेक्स वगैरह कहते हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे इस स्टेज को या फिक्सेशन वगैरह हो जाती है तो फिर क्या होगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा एक दूसरे जेंडर के साथ। लेटेंट के अंदर ये होता है कि जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो डिप्रेस हो जाती है 6 से लेकर प्यूबर्टी तक है। जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक सेक्सुअल इंटरेस्ट डिप्रेस्ड है और इसके बाद जो सेक्सुअल इंटरेस्ट होती है प्यूबर्टी के ऊपर रीअवेकेंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है जेनिटल के अंदर। और यहाँ पे जो सेक्सुअल प्लेयर है वो अपोजिट जेंडर से मिलती होती है। ओके, बिगिनिंग के अंदर जो बहुत सारे जो एडोलेसेंट्स होती हैं उनको बहुत डिफिकल्टी होती है रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ऐसा ऐसा मेच्योरिटी होती है तो वो केयरिंग रिलेशनशिप को डेवलप कर लेते हैं। अब लास्ट थ्योरी है एरिक्सन की थ्योरी। एरिक्सन के अंदर अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है कि फेजेट की थ्योरी क्यों बेकार होगी। तो फेजेट की जो थ्योरी थी वो केस स्टडी के ऊपर डिपेंड करती थी, यानी जो फेजेट की थ्योरी थी वो केस स्टडी थी और इसके अंदर रिपीटेबिलिटी और रिलायबिलिटी ना होने के बराबर थी। ये थ्योरी मेल के ऊपर थी, ज़्यादातर फीमेल के ऊपर ज़्यादा कुछ खास नहीं था और इसको वेरीफाई नहीं किया गया था एम्पिरिकल रिसर्च से। ठीक हो गया। इसके बाद एरिक्सन थ्योरी है। तो एरिक्सन ने असल में सिगमंड फ्रॉड की थ्योरी में एक ऐड कर दिया था।
अब वो क्या एडिशन है, इसमें 8 स्टेजेस है। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिड लेट चाइल्डहुड है, फिर स्कूल एज है, फिर एडोलिसेंस है, फिर यंग चाइल्डहुड है, फिर मिड चाइल्डहुड है और फिर लेट चाइल्डहुड है। आपने हर एक के अंदर ये चीज़ याद रखनी है। इन्फेंसी के अंदर ट्रस्ट या मिसट्रस्ट होता है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट होता है, लेट चाइल्डहुड के अंदर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, स्कूल एज के अंदर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, एडोलिसेंस के अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। हमारे अंदर क्या होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, या मिड अडल्टहुड के अंदर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है, और लास्ट में जो फाइनल स्टेज होती है उसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर होती है। ओके, अब जो पहली स्टेज है वो इन्फेंसी वाली। इन्फेंसी के अंदर जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली होती है, बर्थ से लेकर 1 साल तक एक्सटेंड करती है। इन्फेंसी का मतलब है कि 1 साल तक इसमें जो चाइल्ड होता है या तो दूसरे पे यकीन करेगा या यकीन नहीं करेगा, अपनी सराउंडिंग पर या रिलेशनशिप पर, ठीक हो गया। उसकी अगर डिमांड पूरी की जाएगी, जो डिमांड को पूरी करेगा तो उस पर ट्रस्ट वगैरह करना शुरू कर देगा। डिमांड उसकी फूड, स्लीप, कंफर्ट या फीलिंग ऑफ अटैचमेंट होती है। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, ये 1 से लेकर 3 साल तक एक्सटेंड करती है। इसके अंदर जो चाइल्ड होता है, ओके, तो चाइल्ड सेल्फ गवर्निंग यानी खुद ही अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। यानी चाइल्ड कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा या मैं अकेले ही कुछ चीज़ सीखूंगा या कोई काम करूंगा, ठीक है। अगर इसको करेज वगैरह प्रोवाइड करे, इस पर भरोसा वगैरह करे, तो वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लेगा, यानी बाहर की दुनिया को देख लेगा कि बाहर की दुनिया कैसी है और आराम से घूम फिर लेगा। लेकिन अगर हम पाबंदी लगा देंगे तो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी खराब हो जाती है, उनके इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन खत्म हो जाती है, तो इसकी वजह से वो सेल्फ डाउट और शेम क्रिएट हो जाती है उनके अंदर, ठीक हो गया, लेस कॉन्फिडेंट होते हैं। नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड 3 से लेकर 6 तक जाता होता है। इसके अंदर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, यानी इस पीरियड के अंदर जो चाइल्ड होते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं ताकि बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सके, न्यू एक्सपीरियंस को गेन कर सके, ओके। लेकिन अगर कुछ अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस या अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो फिर इनको गिल्ट होगा, ठीक है। इसके बाद स्कूल एज है। स्कूल एज के अंदर होती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी होती है, 6 से लेकर 12 तक एक्सटेंड करती है। इसमें जो चाइल्ड होता है वो लिखना पढ़ना सीख लेता है, कुछ स्पेसिफिक स्किल को सीखता होता है, ठीक हो गया। अगर उसको शाबाशी मिलेगी तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, लेकिन अगर फेलियर होता है यानी वो अगर कामयाब नहीं होता तो उसको इन्फेरिटी फील होती है। इसके बाद 12 से लेकर 18 तक यानी 6 वाला, यानी 6 से 12, फिर 3 से लेकर 6 हमने पढ़ा था, 1 से लेकर 3 है, फिर 1 से नीचे तो वो इन्फेंसी होता है। स्कूल एज भी हो गया। इसके बाद एडोलिसेंस होती है। एडोलिसेंस के अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ट्रांजिशन होती है चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ। अब ये वो पीरियड है जहाँ पे चाइल्ड को अपनी आइडेंटिटी का पता होता है और इसको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या रोल होगा, स्टूडेंट वाला रोल है या इसका क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, ठीक हो गया। तो या तो इसको आइडेंटिटी होगी या फिर इसको अपना रोल का पता नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यंग अडल्टहुड। तो जो हम यंग अडल्टहुड है तो 18 से लेकर 40 तक होता है, तो ओके। तो यहाँ पे इंटीमेसी आइसोलेशन हो सकती है, यानी लोग दूसरे से इंटीमेट कॉन्टैक्ट करेंगे, रिलेशनशिप होगी, दूसरों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी। अगर सक्सेस होती है तो फिर कमिटमेंट होगी, अगर फेलियर होता है या रेजिस्टेंस होती है इंटीमेसी में तो बंदा किलर रहेगा। इसके बाद मिड अडल्टहुड है, तो यहाँ पे जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन होती है, यानी ऐसे लोग होते हैं तो सोसाइटी में स्टैब्लिश हो जाती है या उनकी कैरियर होती है या सोसाइटी को अच्छा गिव बैक कर रहे होते हैं, यानी बच्चों को पढ़ा रही होती है। अगर इसमें फेलियर आ जाता है तो वो स्टैग्नेशन हो जाती है। स्टैग्नेशन का मतलब है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, यानी किसी काम के नहीं है। इसके बाद इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर है। 65 की बार देखने को मिलती है जब प्रोडक्टिविटी फॉर्म गिर जाती है, तो जो इंडिविजुअल होते हैं अपने रोल के ऊपर और अपनी अकम्पलिशमेंट के ऊपर फोकस किए होते हैं। एरिक्सन के मुताबिक ऐसे लोग जो अपनी हालत से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो ज़्यादा डिप्रेस होते हैं और हेल्पलेस फील करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बच्चों के साथ, उनमें इंटीग्रिटी वाली फीलिंग क्रिएट हो जाती है। अब इसका पूरा टेबल बनाया हुआ है, इसको रीड कर लेना आप। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, ओके। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है तो 2 फैक्टर होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर है। तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो पर्सनैलिटी को डिटर्मिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम है, ग्लैंड्स और ब्लड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुमार 2015 के मुताबिक कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइक हेरिडिटी है, वो बर्थ के ऊपर स्टैब्लिश हो जाती है। इसके अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर है, मसल डेंसिटी है, फेशियल स्ट्रक्चर है, अट्रैक्टिवनेस होती है, ओके। इसके बाद सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर है। फैक्टर में सोशल एनवायरमेंट ये भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी बना देती है, ओके। बहुत सारी स्टडी ने बनाया है कि अगर कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट है, सोशल सपोर्ट है या मोटिवेशन होती है फैमिली से, तो ये पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली डेवलप कर जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि बिहेवियर को अच्छा बना देती है, तो वो कल्चर है, सोशल नॉर्म्स होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर किसी अनडिजायरेबल जेनेटिक बैकग्राउंड वगैरह को भी खत्म कर सकते होते हैं, तो ये बायोलॉजिकल और सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होती है। अब हम चलते हैं पर्सनालिटी के टाइप को। तो पर्सनालिटी को 4 में डिवाइड किया था, किसने किया था? हिपोक्रेट्स ने किया था। पहली होती है सैंग्विन, यानी जो चेयरफुल, विगरस, ऑप्टिमिस्टिक होती है। दूसरा है मेलानकोलिक होती है, जो डिप्रेस्ड होती है। कॉलेरिक का मतलब हॉट टेम्पर्ड, और फ्लैगमेटिक का मतलब स्लो मूविंग एंड एक्साइटेबल होती है, ओके। टाइप थ्योरी के मुताबिक जो टाइप थ्योरी थी पर्सनैलिटी की, यहाँ पे लोगों को 2 में डिवाइड करते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं कुछ ज़्यादा बातूनी होती है, फ्रेंडली और टारगेटिव होती है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होती है शाई होती है, सोशल विड्रॉल होती है, दूसरे लोगों को अवॉइड कर देती है। फिर तीसरी रिलेशनशिप ऑफ पर्सनैलिटी विद द हार्ट डिजीज है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप ऑफ हार्ट डिजीज पर्सनैलिटी को हम 2 में डिवाइड
डिवाइड करते हैं टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए वाले होते हैं हार्ड ड्राइविंग होते हैं, कॉम्पिटेटिव होते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर के अंदर रहते हैं, खुद इन्होंने कॉन्स्टेंट प्रेशर लगाया हुआ होता है, लेकिन ये ईजी गोइंग होती है, नॉन कॉम्पिटेटिव होती है, प्लेसिड और कूल होती है। ये अपना काम हर काम वक्त पे करते हैं, लेकिन ये कोई भी काम टाइम पे नहीं करते, यानी इसको फ्रंट बेंचर कहते हैं, उसको बैक बेंचर कहते हो। ओके, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंट्रोल कर लेते हैं। इनके ज़्यादा हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा, इनके हार्ट डिजीज होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। इसके बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का अभ्यास ना करना, बल्कि यहाँ से बिहेवियर मोहब्बत दूसरे नाम से कर लेना। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। इसका निमोनिक होता है MBBS, तो M से मैड, B से बैड और S से सैड होता है। जो इसके अंदर क्लस्टर ए, इसमें पैरानॉइड, शिज़ोइड और शिज़ोटिपिकल है। जो पैरानॉइड है उसमें कीवर्ड क्या होता है, डिस्ट्रस्टफुल होता है, प्री ऑक्युपाइड विद अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है। शिज़ोइड के अंदर डिटैच होता है, इमोशनलेस होता है। शिज़ोटिपिकल के अंदर सोशली ऑड होता है और मैजिकल थिंकिंग होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्सेसिव और कंपल्सिव की तरफ। परफेक्शनिस्ट होता है, इनफ्लेक्सिबल मॉरल्स होती है, प्री ऑक्युपाइड होता है रूल्स या ऑर्डरलीनेस से। जो एंशियस या अवॉइडेंट होता है, ये सेंसिटिव होता है टू रिजेक्शन है, इनसिक्योर होता है, सोशली इनहिबिटेड होता है। डिपेंडेंट के अंदर सबमिसिव होता है, हेल्पलेस होता है, क्लिंगी होता है, तो ज़्यादा नीडी होता है। जबकि हिस्टोरिनिक के अंदर प्रोवोकेटिव है, ड्रामेटिक है, शैलो इमोशनली होता है। एंटी सोशल या साइकोपैथ में एग्रेसिव होता है, दूसरों की हेल्प नहीं करता, डिसरिगार्ड है, चार्मिंग है, मैनिपुलेटिव होता है, कंडक्ट डिसऑर्डर है। नार्सिसिस्टिक के अंदर ग्रैंडियस है, सेल्फ लविंग होती है, लैक एम्पैथी है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है। इसके बाद बॉर्डरलीनेस के अंदर इमोशनली अनस्टेबल होता है, इंपल्सिव है, अनस्टेबल इंटेंस रिलेशनशिप होती है। ओके और यहाँ पर सेल्फ हार्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ड्रग अब्यूज भी बॉर्डर लाइन या इमोशनली अनस्टेबल के अंदर देखने को मिलता है। तो हमने पर्सनैलिटी वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। इस टेबल को जरूर देखते बजाना मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कर ली है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन ई के अंदर। सेक्शन ई के अंदर कुछ डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, हम उसको भी कवर करने वाले हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।